आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, देखते हैं। कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज defined as the amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom of that element resulting in the formation of positive ions। ठीक समझते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहां पे न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अभी क्या है, पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में दोनों क्या है, चार्ज है। इनके बीच में फोर्स लग रही है। इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगती है। ठीक है। अब इसी फोर्स से इस पॉजिटिव न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पे इसको एनर्जी देनी है। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप करके कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा। जितनी अमाउंट में एनर्जी हमने इसको दी है एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो देखो तो यहां पे एनर्जी हमने दी है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच। ठीक है। डेल्टा एच हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास नेगेटिव, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव। क्या होता है, एक डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच जो पॉजिटिव होगा इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। ठीक है। अभी देखो डेल्टा एच दो तरह का हमारे पास, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है। एंडोथर्मिक जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, अगर में एनर्जी निकलेगी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा है, हम लोग एनर्जी यहां पे दे रहे हैं, मतलब एनर्जी यहां पे क्या दे रहे हैं, एनर्जी को हम लोग गिवन दे रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं एनर्जी, यहां एनर्जी निकल नहीं रहा। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम तोड़ना है इस बॉन्ड को, तो यहां पे क्या है हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें एनर्जी यहां पे देनी पड़ेगी। ठीक है। यहां एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी एनर्जी हम लोग यहाँ पे देंगे, तो डेल्टा एच दो तरह का होता है हमारे पास। ठीक है। तो डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक। ठीक है। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलो एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास कोई एक ए आइटम है। ठीक है। अब ए आइटम से हमने क्या करना है, इसको एनर्जी देनी है। यहां पे हमने इसको एनर्जी दी। ठीक है। एनर्जी देने के बाद क्या हुआ, जब ए एटम है मेरे पास कोई, इसको एनर्जी दिया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। ठीक है। और ये क्या बना लेगा, ये देखो ए पॉजिटिव बना रहा है, मतलब पॉजिटिव आयंस बना रहा है, जो यहां पे मैंने लिखा है। ठीक है। ये ए क्या बना रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस बना रहा है, जो मैंने यहां पे आपको लिखा है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसके लिए अगर मैं बोलूं डेल्टा एच की वैल्यू बताओ तो क्या होगा। देखो इसके अंदर एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको डेल्टा एच की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कि किसी एटम से, क्या होगा उसके बाद, अगर उसी एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो क्या होगा। ठीक है। देखते हैं। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कंसिडरेबली एंड हैंस सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। मतलब समझ में आया। ठीक है। समझते हैं। जैसे देखो मेरे पास एक यहाँ पे कोई एक एटम है, एटम ए मान लेता हूं। ठीक है। क्या मानता हूं मैं, यहां पे कोई एक एटम ए मान लेता हूं। ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, ए एटम से एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमने रिमूव कर दिया। क्या करते हैं, यहां पे रिमूव कर दिया। मैं यहां दिखाता हूं आपको डायग्राम। मान लो ये एक बैलेंस शेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बैलेंस शेल मान लो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक बैलेंस शेल है जिसके आउटरमोस्ट बैलेंस शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
एटम क्या है, ए है, ठीक है, ये एटम क्या है हमारे पास, ए है। अभी देखो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, किसी फोर्स से पकड़ा है, फोर्स का नाम सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इस फोर्स से इसने सबको पकड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन ने सबको पकड़ा हुआ है, मतलब इसने कितने को पकड़ा है, 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से निकाल दिया, क्या किया, निकाल दिया। अब इसके पास बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे अब इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके लिए मान लेता हूं मैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो E1 है, इसको निकालने में जो एनर्जी हमें लगी वो IE1 लगी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो लगी यहाँ पे IE1 लगी, ठीक है। एक ये एटम है ना आपके पास, ए एटम ए ही है, एटम सेम है, ए चल रहा हूं। अब ए नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक नहीं, सॉरी, इसने पॉजिटिव दिया है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ए पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो ए पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहते हैं हम लोग, ए से तो हमने किया एक एटम से, अब ये पॉजिटिव बन गया ना, इलेक्ट्रॉन देगा उसने, हम चाहते हैं कि एक एटम और इसको यहां से निकाल दें, तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। एक एटम है और निकलवाना चाहता हूं यहां से, मतलब यहां से मैंने एक एटम और निकालवा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास बचे, इसके पास 5, 1 2 3 4 5। अभी फिर से इसने इसको पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। पहले 6 को पकड़ा था, एक न्यूक्लियस ने पहले 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था, अब 5 को पकड़ा है, मतलब पहले 6 लोगों को संभाल रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन संभाल रहा था, अब 5 को संभाल रहा है। 5 को संभालना इजी है कि 6 को संभालना इजी है, 5 को इजी है, मतलब 5 को और जोर से पकड़ लेगा, 6 को इतनी जोर से नहीं पकड़ पाएगा, 5 को और जोर से पकड़ लेगा। मतलब अगर आप इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो आपको पहले से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कहता है ये जो लाइन स्टेटमेंट है, क्या कहता है, यही कहता है कि देखो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने और जोर से पकड़ा है, ठीक है। नंबर कम हो गए इलेक्ट्रॉन के ना, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 5 रह गए, तो जैसे जैसे नंबर कम होंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, 5 रह गई, अब वो जो न्यूक्लियस है और ज्यादा जोर से पकड़ सकता है, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव था ही, इलेक्ट्रॉन हमने और निकाल दिया, मतलब A2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आपके पास IE2 है, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, कितने बचे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब न्यूक्लियस ने तो पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, 4 इलेक्ट्रॉन को वो और ताकत से पकड़ेगा, मतलब इसके अंदर और ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर इसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको पहले इसमें एनर्जी दी, उससे ज्यादा इसमें दी, अब सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस ने 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है और ज्यादा फोर्स से पकड़ पाएगा। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे A2 पॉजिटिव था, एटम ए ही हमारे पास, A2 पॉजिटिव है, इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया, तो A3 पॉजिटिव आ जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आपके पास E3 है। अगर इसको अरेंज करना है, ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी हमारे पास, IE3 में लगेगी, उसके बाद IE2 में लगेगी, उसके बाद IE1 में लगेगी, मतलब पहले ज्यादा एनर्जी इसमें लगी, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। इन्फ्लुएंसिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो पहला फैक्टर मैंने लिया है साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम पहला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन एटॉमिक size as the distance between the outermost electron and the nucleus increases. The force of attraction between valence shell electron and nucleus decreases as a result. Outermost electron has less formulae and lesser amount of energy is required to knock them out. बच्चे यहाँ पे हैड नहीं है, यहाँ पे एस है, ठीक है आपका एस। तो चलो समझते हैं ये कहना क्या चाहता है। देखो एक मेरे पास एटम ये है, ठीक है, एक मेरे पास एटम ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ठीक है। अब वो क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से देख लेते हैं,
इसका न्यूक्लियर से देख लेते हैं। अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। इसने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, वैलेंस शेल में उसके हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो किसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा कि इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा। क्यों, क्योंकि दूरी ज्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिसका एटम का साइज जितना बड़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। अब समझ में आया, कहता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है, इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की साइज ऑफ एटम, ठीक है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं क्या होता है। कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज in nuclear charge. This is due to the fact that with increasing in nuclear charge, the electron of the outermost shell ना दो पिट जाएगी दो ही मेरे से। स्टूडेंट, सेकंड फैक्टर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है, चलो देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट with increase in nuclear charge the electron of the outermost shell are more firmly held by the nucleus and thus greater amount of energy is required to pull out an electron from the atom। देखो क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है अगर दो एटम है मेरे पास, ठीक है, एक ही एटम है और एक ये एटम, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, दो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज। इसके अंदर क्या है, चार न्यूक्लियर चार्ज है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे इसका न्यूक्लियर चार्ज 2, इसका 4, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मतलब सेम हो ही रहा, यहाँ पे चाहे एटॉमिक नंबर लिख लो चाहे न्यूक्लियर चार्ज लिख लो, पर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, ठीक है। अब मुझे बताओ किस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से पकड़ा होगा। देखो यहाँ पे 4 चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ 2 चार्ज है, ये कमजोर है बेचारा, ठीक है। इसने कम फोर्स से पकड़ा है, इसने बहुत ज्यादा फोर्स से पकड़ा है, मतलब समझ आ रहा है, इसने ज्यादा फोर्स से पकड़ा है। अगर इसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ही ज्यादा है और इसकी कम है, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा और इसकी कम। इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका, ठीक है, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनके बीच का रिलेशन देखें। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, न्यूक्लियर चार्ज की। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी उतनी। देखो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 4, यहाँ 2, इसने ज्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कम है चार्ज, तो इसको कम फोर्स से पकड़ा है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्ट, तो पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। तो देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल act as a screen or shield between the nucleus and the electron in the outermost shell. This is called shielding effect. The larger the number of electron in the inner shell,
greater is the screening effect and smaller the force of attraction and thus ionization energy decrease. तो समझते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसका फैक्ट समझते हैं क्या होता है. अभी आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया है. चलो अब हम देखते हैं. जैसे मेरे पास एक मान लो कोई एटम है, ठीक है, ये एटम को मैंने बना दिया क्या, शेल्स बना दिए. मैंने आउटर मोस्ट शेल्स, ठीक है बच्चे. अभी क्या है, इस शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8. ठीक है, समझते हैं रीडिंग इफेक्ट क्या होता है. जैसे देखो सेंटर में क्या न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कितना को खींच रहा है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, को खींच रहा है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. समझ में आया आपको, ठीक है. ये तो बात समझ में आती है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है रीडिंग इफेक्ट, इसको मैं सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है. बट क्या इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, यस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है. बट हमें एक चीज यहां पे पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. इस इलेक्ट्रॉन पर कितना है चार्ज, नेगेटिव. हमें ये भी पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं. क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, ठीक है. सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस इसको भी खींच रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है, ठीक है. अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको भी खींचा होगा, ठीक है, इस फोर्स को खींचा होगा, बट रास्ते में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या लग रही है, रिपल्शन लग रही है. मतलब ये जो न्यूक्लियस है जितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है उतना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो शील्ड कर ले रहा है, जो कवर कर ले रहा है. आ रही समझ में, जो रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं लगा पा रहा है न्यूक्लियस, और लगा भी रहा है तो वो खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, उसको रिपेल करने लग जाएगा. तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस की पकड़ है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में, इसमें कमजोर हो जाती है. इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी इलेक्ट्रॉन की पकड़ क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पकड़ कमजोर होगी. आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी. आई बात समझ में. चलो फिर से डिस्कस करते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल, जो इनर शेल जैसे न्यूक्लियस है, ये कोई इनर शेल वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एज अ स्क्रीन और शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में देखो स्क्रीन का काम कर रही है, ये रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है. मैंने बताया कैसे कर रही है. कहता है शील्डिंग इफेक्ट द लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल. इनर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे ज्यादा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी. समझ में आ रहा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, रिपल्शन होगी. कहता है इनर शेल एंड ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्मॉलर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज. तो मैंने वही बताया, जो आउटर मोस्ट शेल है उसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो जाएगा, मतलब इसकी क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है. समझ में आया. जितनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज्यादा स्क्रीन इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. वेरिएशन क्या है पीरियड टेबल में. अगर हम अलोंग दी पीरियड जाते हैं तब क्या वेरिएशन हैं, अगर अलोंग दी ग्रुप आते हैं तो क्या हमारे वेरिएशन हैं, और क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहला मैंने डिस्कस करना है आपसे के साथ अलोंग दी पीरियड, ठीक है. अलोंग दी पीरियड, अगर हम पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यू, ठीक है. जब हम लिथियम से इधर को जा रहे हैं, न्यून की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या फर्क पड़ रहा है. तो जो हम इधर को जा रहे हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है. इंक्रीज होने का रीजन क्या है, इंक्रीज होने का रीजन क्या है, रीजन है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है. समझ में आया, ठीक हो, समझो. देखो बच्चे, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं
जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सेकंड, अगर मैं बोलूं, अगर इसको आप लिखो विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है। अब एक्सेप्शन क्लियर करते हैं। जो आप एक्सेप्ट करोगे क्या करोगे? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद न्यू। आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी, ठीक है, वो सीक्वेंस ये होगा। सबसे ज़्यादा किसकी है? न्यून की, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। बट अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो देखें, देखो ये बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक करके देखो क्या है आपके पास, 1s2, फिर 2s2, यही है 1s2 2s2। ये क्या है? फुली फिल्ड। उसके बाद बेरिलियम के बाद अगर मैं और किसकी करूं, अगर नाइट्रोजन की करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन की करके देखो क्या है, 1s2 2s2 2p3। मतलब देखो ये p3, मतलब p में कितने हैं? 3, मतलब क्या है ये? हाफ फिल्ड। ये क्या आपका 2s2 फुली फिल्ड। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आप लोग एक्सपेक्टेड, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि ये सीक्वेंस रही होगी। बट अभी हमने देखा कि बेरिलियम की जो है यहाँ पे फुली फील्ड है, नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड है, ये तो स्टेबल है। तब देखो जो सीक्वेंस रहेगा, रियलिटी क्या दिखाती है ये हमें? रियलिटी रियलिटी चेक करो तो रियलिटी इसकी क्या है हमारे पास? लिथियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियोन। ठीक है। ये जो है एक्चुअल में ये होता है। ठीक है। बट हम लोग को एक्सपेक्टेड यही था, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो बेरिलियम है वो पीछे क्यों चला गया? क्योंकि फुली फिल्ड है, स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो बोरोन से ज़्यादा लगेगी, इसलिए वो बेरिलियम बोरोन के पास चला गया, बोरोन इधर आ गया। ऐसे ही सेम कंडीशन नाइट्रोजन जो है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड भी क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। ये हमने बात की पीरियड सेकंड की, ये हमने बात की पीरियड सेकंड। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपसे पीरियड वन की, पीरियड वन की। तो पीरियड वन में जब हाइड्रोजन से हम लोग कहाँ जाएंगे? हीलियम की तरफ जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो हीलियम है जिसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2s2 होता है, ये क्या है? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि हीलियम क्या है? टॉप पर है और फुली फिल्ड है और सबसे छोटा है। इसी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हीलियम की। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पे? हीलियम। ठीक है। तो रीजन मैंने बताया, क्योंकि तो फुली फिल्ड है, एक तो इसको साइज जो है इसका बहुत छोटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूँ पीरियड थर्ड की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपसे पीरियड थर्ड की, ठीक है, पीरियड थर्ड की बात करें, पीरियड थर्ड की, तो पीरियड थर्ड की जो एक्सपेक्टेड है आपके पास क्या है? सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है। ये मैंने पीरियड थर्ड के एलिमेंट लिखी। अगर आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो आप लोग क्या लिखोगे? सिंपली यहाँ लिखते हैं, जब एक्सेप्ट कर क्या करते हो? सोडियम, उसके बाद क्या होना चाहिए? मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ठीक है। ये रही आपकी सीक्वेंस। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी आपकी?
3s2 लास्ट में। ऐसे ही फॉस्फोरस की करूं, ठीक है, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, फॉस्फोरस की होगी 3p3, क्या होगी 3p3 होगी फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखो ये क्या हाफ फिल्ड, ये क्या है फुली फिल्ड, तो ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड। ये क्या आपके पास हाफ फिल्ड। ये भी, ये फुली फिल्ड हाफ फिल्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इसको निकालने के हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आपकी रियलिटी है, इसकी रियलिटी क्या होगी आपको समझ में आ गया होगा। रियलिटी क्या बनेगी, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आपका आता है आर्गन। तो ये रही आपकी सीक्वेंस, ठीक है। अगर हम ग्रुप में आते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लेता हूँ आपका ग्रुप 1, ठीक है। हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है ग्रुप 1 का। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या होता है जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, तो जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इसका मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है। डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, ये मैं कह रहा हूँ डिक्रीज होगा, तो रीज़न क्या है आपके पास, रीज़न है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटम बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, देखो जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एटम बड़ा करता जाओगे आप, ठीक है, ये एटम बड़ा होगा, इसकी दूरी क्या होगी ज़्यादा और इसकी दूरी क्या होगी कम, ठीक है। इसकी दूरी कम है तो फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आयंस को यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें दूरी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से पकड़ कमजोर है, इसमें आप जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है आपके पास कम लगेगी, ठीक है। तो ये समझ में आता है। और जो बच्चों यहाँ पे सीजियम है, ये जो आपके पास सीजियम है, जिसकी जो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है सबसे लोवेस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, लोवेस्ट। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, तो आपका क्या आंसर होगा वहाँ पे, सीजियम की, ठीक है। लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूँ, क्या, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करता हूँ, तो अगर इसका सीक्वेंस बनाए तो क्या होगा, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड, ठीक है। ये मेरे पास सीक्वेंस बन गई किसकी, ग्रुप 13 की, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा इसको अरेंज करो, ठीक है, इसको अरेंज करो, तो आप कैसे अरेंज करोगे, कहोगे बोरोन का सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम का उसके बाद गैलियम का, उसके बाद आईएन का, उसके बाद एनपीएल का, उसके बाद, ठीक है। ये रही आपके पास सीक्वेंस जो आप ये एक्सपेक्ट करते हो, ये क्या करते हो आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर इसका बनाओ तो इसका कैसे बनेगा, सिंपली बना सकते हो आप लोग, लिथियम पहले, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीरियम, ठीक है। ये इसकी सीक्वेंस रही। अगर इसका बनाया जाए तो इसका भी सेम ऐसे ही बनेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये क्या हमारे पास रोंग है, ठीक है। क्यों रोंग है जरूर देखते हैं। ये आप एक्सपेक्टेड करते थे, बट रियलिटी क्या है इसकी, कि रियलिटी की बात करें तो सिंपली आप इसका फॉर्मूला याद रखना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप नंबरिंग कर लेते हैं, कोई भी सिस्टम हो याद करने का। जैसे मैं इसका सिस्टम लेता है, इसका 1, इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15 324, 15 324, यह एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चों। पहले 1 का लिख दो, बोरोन की सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर वाले की टीएल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर गैलियम लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर एल्यूमिनियम, उसके बाद 4 नंबर आईएन लिख दो, ठीक है। ये आपकी रियलिटी है।
जो आपका आयनिक एनर्जी होगा ग्रुप 13 में, तो सबसे ज्यादा बोरोन का, उसके बाद Tl, उसके बाद Ge, उसके बाद Al, एल्युमिनियम, उसके बाद Im।